नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा चाइना के द्वारा वेस्टर्न सैंक्शंस के खिलाफ जाकर रशिया को सपोर्ट करने के बारे में। कुछ ही दिन पहले जब पश्चिमी देशों ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए थे, तब चीन ने इन देशों का साथ दिया था। आज चीन ने अपनी पॉलिसी को पलट दिया। दे टुक अ यू टर्न और कहा है कि हम रशिया पर किसी भी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध में सहायता नहीं करने वाले हैं। सो चाइना विल नॉट ज्वाइन द सैंक्शंस ऑन रशिया। ये उनके ऑफिशियल सरकारी बैंकिंग रेगुलेटर के द्वारा जानकारी दी गई है। तो मैंने कुछ दिन पहले इस पर एक लेक्चर भी बनाया था कि सैंक्शंस जो लगाए जा रहे हैं रशिया में, उसमें चाइना सपोर्ट क्यों कर रहा है वेस्ट को, जबकि ट्रेडिशनली चाइना रशिया बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को जरूर देखिए और इसी का कंटिन्यूएशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा रशिया पर सैंक्शंस का इतना इंपैक्ट क्यों नहीं होता, इस पर भी मेरा वीडियो है, आप इसे जरूर देखें। अगर आप इसी प्रकार के अन्य इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे पीडीएफ्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। 27 मार्च को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ रही है, जो कि देश का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें हिस्सा लेने के लिए, एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए पहले कमेंट में लिंक पर क्लिक करें। अभी एनरोल करेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस आपको मिलेंगे। वैसे भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और प्राइजेस हैं, बट इफ यू एनरोल अर्ली यू आर एलिजिबल फॉर Amazon वाउचर्स एज वेल। 2 मार्च को चाइना के बैंकिंग रेगुलेटर, यानी कि वहां पर जो बैंक्स को रेगुलेट करती है, उस संस्था के अध्यक्ष ने, यानी कि सरकारी ऑफिशियल ने यह कहा कि हम रशिया पर कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे और जो सैंक्शंस वेस्ट ने लगाए हैं उनको हम समर्थन नहीं देते हैं। हालांकि चाइनीज बैंक्स ने अपने ही स्तर पर रशिया के साथ कमोडिटी ट्रेडिंग को बंद कर दिया है। ये मैंने पहले भी अपने लेक्चर में समझाया था। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या है और वो रशिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा। पिछले कई दिनों से चाइना के 2 सबसे बड़े बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना एंड द बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, इन दोनों ही देशों ने रशियन कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट देना बंद कर दिया था। लेकिन इन्हें रशियन सरकारी रेगुलेटर के द्वारा कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया था। इन्होंने अपने ही स्तर पर यह कमोडिटी ट्रेडिंग बंद कर दी थी बिकॉज ऑफ द वेरियस रिस्क्स इन्वॉल्व। 2 मार्च को चेयरमैन ऑफ द चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन, CBIRC, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि वहां पर एक तरह से ये RBI के अध्यक्ष हो गए हैं हमारे पैरेलल में। अगर आप देखें तो इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें ये बात कही कि एज फार एज फाइनेंशियल सैंक्शंस आर कंसर्न्ड वी डू नॉट अप्रूव ऑफ दीज, स्पेशली द यूनिलैटरली लॉन्च्ड सैंक्शंस, बिकॉज दे डू नॉट वर्क वेल एंड हैव नो लीगल ग्राउंड्स। यानी कि पश्चिमी देशों के द्वारा जो भी सैंक्शन लगाए गए हैं, एक तो वो काम नहीं करते हैं और दूसरा वो लीगल नहीं है। तो अब चाइना खुलकर पश्चिमी देशों की मुखालफत कर रहा है। अचानक से ये नया अनाउंसमेंट क्यों हुआ है, तो ये काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि चाइना ने खुलकर रशिया का सपोर्ट इस युद्ध में अभी तक नहीं किया है, अभी भी नहीं कर रहे हैं। सो यूएन में जितने भी वोट हुए हैं टिल डेट, उसमें चाइना न्यूट्रल रहा है। इंडिया हैज ऑल्सो बीन न्यूट्रल एंड चाइना भी न्यूट्रल रहा है। दोनों ही वोटिंग से एब्सटेन कर रहे हैं और रशिया के फेवर में वोट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, भारत तो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फॉलो करता है, लेकिन चाइना से पूरी उम्मीद थी कि वो रशिया का सपोर्ट करेगा, बट इट हैज नॉट वोटेड इन फेवर ऑफ रशिया इवन अ सिंगल टाइम। इसका कारण यह है कि चाइना पश्चिम और रशिया दोनों के साथ व्यापार करता है। तो चाइना जो है इन दोनों के बीच में फंस चुका है। इट डज ट्रेड विद बोथ द कंट्रीज और दोनों पर इसकी अच्छी खासी निर्भरता है। और BRI में अगर आप देखें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कई पश्चिमी देश और उनके एलाइज हैं, जैसे कि ग्रीस, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सभी वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। तो चाइना ना तो इनके खिलाफ जा सकता है, और चाइना ऐसे देशों के साथ भी है जो ट्रेडिशनली कम्युनिस्ट बैकग्राउंड या फिर रशिया या सोवियत यूनियन के साथ अच्छे संबंध रखते थे, जो उसके जियोपॉलिटिकल स्फीयर में आते हैं, जैसे कि कंबोडिया, लाओस। तो चाइना जो है वो दोनों तरफ से अभी फंस गया है। बेसिकली BRI में दुनिया के ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स के देश शामिल हो चुके हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि इवन साउथ अमेरिकन कंट्रीज अब BRI प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं। अर्जेंटीना इज द लेटेस्ट कंट्री हु जॉइंड BRI ऑन 6 फरवरी 2022। यहां आधा यूरोप इनके BRI प्रोजेक्ट से जुड़ चुका है। सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब चाइना के लिए इनसे अपने संबंधों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। यूक्रेन भी BRI में है, रशिया भी BRI का पार्टनर है। ऑफिशियली नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली बिल्कुल वो पार्टनर है। अगर हम रशिया और चाइना के व्यापार को देखें तो पिछले साल $147 बिलियन का दोनों देशों के बीच में व्यापार हुआ था, जिसमें से ज्यादातर रशिया से आयात किया गया एनर्जी प्रोडक्ट था। यानी कि चाइना ने ऑयल और गैस को आयात किया अपने देश में, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिमांड करती है एनर्जी की और रशिया बहुत अच्छा सप्लायर है एनर्जी का। याद रखिए कि चाइना दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है और यहां पर रशिया से सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल आता है और सबसे ज्यादा गैस इनकी रशिया से ही आती है। और पूरा जो व्यापार होता है टोटल, उसका 35% केवल एनर्जी के फॉर्म में देखा जाता है। दूसरी ओर अगर रशिया के लिए आप बेनिफिट देखें तो रशिया में कई सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइनीज कंपनीज चलाती हैं
और ये प्रोजेक्ट हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार कई सालों से $5 बिलियन प्लस की डील्स ये कर रहे हैं, और ऐसे में ये सारे प्रोजेक्ट्स अधर में ना लटक जाएं, इसीलिए चाइना रशिया अपना रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं करने वाले हैं। अब इस रशिया यूक्रेन लड़ाई को लेकर चाइना बहुत ही डिप्लोमेटिकली अपने पत्ते खेल रहा है। इन्होंने ना तो अभी तक रशिया को कुछ कहा है कि आपने युद्ध किया, गलत किया, कोई कंडेमनेशन वाला स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। रशिया को कुछ भी नहीं कहा है इन्होंने, और ना ही इस हमले की तारीफ करी है, ना ही इसे सपोर्ट किया है। इनफैक्ट बार बार ये यही कह रहे हैं कि युद्ध रोका जाए, रिस्ट्रेंट होना चाहिए, दोनों तरफ से बातचीत फिर से शुरू हो। इसी बात को बार बार इन्होंने दोहराया है। इनफैक्ट जो काम भारत करता था इतने सालों से, भारत अभी भी कर रहा है, वो काम चाइना भी करने लग गया है। तो ऐसा लगता है कि भारत और चाइना के स्टेटमेंट्स एक जैसे ही होते हैं। तो जितने भी अभी यूनाइटेड नेशंस में सेशंस हुए हैं, उसमें भी चाइनीज डिप्लोमेट्स ने यही बात कही है। तो यूएनजीए का जो रिसेंट में इमरजेंसी सेशन हुआ था, उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दोहराया अपना कि कोल्ड वॉर मेंटालिटी सभी देशों को छोड़नी होगी, शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, तो अमेरिका रशिया एक दूसरे को दुश्मन के रूप में ना देखें, जल्द से जल्द कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाए। अब पश्चिमी सैंक्शंस पर चाइना का क्या कहना है? तो कल 2 मार्च को जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें चाइना के बैंकिंग रेगुलेटर्स ने यह कहा कि रशिया पर जो ये पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगाए हैं, ये गलत हैं, इलीगल हैं और यूनिलैटरल हैं, एक तरफा हैं। इसमें इन्होंने बहुत देशों से बातचीत भी नहीं करी। हमारा व्यापार तो सफर करेगा ना, हमारा रशिया के साथ व्यापार है, वो हम क्यों इसके कारण खराब करें? दैट इज वाई इन्होंने डिसाइड किया कि ये इन सैंक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे। ये रशिया के साथ जो नॉर्मल इकोनॉमिक और ट्रेड एक्सचेंज है उसको जारी रखेंगे, लेकिन कमोडिटीज अभी भी ट्रेड नहीं हो रही हैं। एज ऑफ टुडे 4 मार्च इवनिंग कमोडिटीज का ट्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन जो नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं चाइना के साथ, वो इनके अभी जारी हैं। और चाइना ने यह भी कहा कि इन सैंक्शंस के कारण हमारी और रशिया की इकोनॉमी पर इतना असर नहीं होने वाला है, फ्यूचर में भी। रशिया पर तो डेफिनेटली इंपैक्ट कम हो रहा है, पहले के मुकाबले हो रहा है इंपैक्ट, लेकिन उसने 2014 के बाद से इन चीज़ों के लिए तैयारी कर रखी है। सो दे हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ डॉलर्स इन देयर फॉरेन एक्सचेंज, और 40% कम कर दिया है। चाइनीज रेनमिन में अपना काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ये होल्ड करते हैं। गोल्ड की मात्रा इन्होंने अपने फॉरेन एक्सचेंज में बढ़ा दी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये रहा चाइना की तरफ से कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, इस बैंक में भारत भी सहयोगी है। तो भारत, चाइना और रशिया ये बड़े बड़े AIIB में स्टेक होल्डर्स हैं। तो इस बैंक ने रशिया और बेलारूस के अपने सभी प्रोजेक्ट्स को टेम्परेली होल्ड पे रख दिया है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो होल्ड पर हैं और उन्हें रिव्यू किया जाएगा आने वाले समय में, जितने भी प्रोजेक्ट्स रशिया और बेलारूस में जारी किए गए हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि AIIB में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में, भारत की तरफ से कितना कैपिटल है, कितने प्रतिशत पैसे भारत ने यहां पर दिए थे जब ये बैंक स्टार्ट हुआ था? अब एक बात काफी इंटरेस्टिंग है जो मैंने आज नोटिस करी, जितने भी पश्चिमी देश रशिया पर सैंक्शन लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसमें लूप होल रख रहे हैं। तो इटली, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट क्या होता है, लग्जरी गुड्स, लुई वुइटन के बैग्स, गुची के चश्मे, अरमानी, प्राडा, जो भी अरमानी, मुझे नहीं पता कौन कौन से और ब्रांड्स हैं। तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या काम किया है कि रशिया को जो भी सैंक्शन लगाए गए हैं उनमें लग्जरी गुड्स को बेचा जाएगा, ये उन्होंने लूप होल रखवा लिया है। तो उन्होंने एक्सेप्शन रखवा लिया है अपने देश के एक्सपोर्ट्स के लिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सेल गुची लोफर्स टू ओलिगार्क्स। अब ओलिगार्क्स क्या होते हैं जानना चाहते हो तो कमेंट में मेंशन करना, उस पर भी एक लेक्चर बना देंगे। और गैस वाला वीडियो मैं बना रहा हूं कि रशिया की गैस अगर यूरोप को नहीं जाती तो यूरोप के पास क्या ऑल्टरनेटिव है, इस पर भी मेरा लेक्चर डेफिनेटली आ जाएगा। आप लोगों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में। ओके, तो कई देश हैं जिन्होंने अपने अपनी मेन इंडस्ट्रीज के लिए एक्सेप्शन निकलवा लिया। जैसे बेल्जियम ने डायमंड इंडस्ट्री के लिए, इटली ने अपनी लग्जरी गुड्स इंडस्ट्री के लिए, यूरोपियन यूनियन ने सारे बैंक्स को बैन लगा दिया स्विफ्ट में, लेकिन ऐसे बैंक्स जो एनर्जी का पैसा ट्रांसफर करते हैं रशिया को, उनको इसमें एक्सेप्शन के रूप में रखा है। तो इस तरह से सब अपना अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, फॉर ए लैक ऑफ बेटर एक्सप्रेशन। तो देखते हैं आने वाले समय में सैंक्शंस कितना ज्यादा रशिया को इंपैक्ट कर पाएंगे। अगर आप मेरे लेक्चर्स को पसंद करते हैं तो इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं। प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर आप इनसे पढ़ सकते हैं। ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरिंग मिलेगी, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। अभी कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस पर 32% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो प्लस कॉम्बो एंड आइकॉनिक कॉम्बो दोनों में 18 मंथ्स का आपको वैलिडिटी मिलेगा, एंड यू आर गेटिंग अ ग्रेट प्राइस राइट नाउ। हर हफ्ते नए बैचेस बनते हैं, यू कैन ज्वाइन देम एनी वीक। मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स अभी चल रहा है, सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस होती हैं। दैट इज द बेस्ट फॉर वर्किंग एस्पिरेंट्स। कोई भी डाउट है कोर्स से संबंधित तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। EMI ऑप्शंस पर सारे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।